नमस्कार सभी युवा छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। सरस्वती माता का नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं रजनीश दिल्ली से आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत, अभिनंदन। यह GIS और जियो इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी पहल है और ये वीडियो कोर IS के माध्यम से दिखाई जा रही है। मेरा नाम दोस्तों रजनीश कुमार है और आप याद आ रहा होगा पॉलिटी की काफी कक्षाएं हम लोग पहले कर चुके हैं और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप उन सभी के नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं ना। चलते रहिएगा बस। अगर आप आज से ही प्रॉपर चीजों को समझ करके चलने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि जब तक आप यूपीएससी की जर्नी तक आगे पहुंचेंगे तब तक आप पूरी तरह यूपीएससी को क्रैक करने के लिए परिपक्व हो जाएंगे। और हमारी ऐसी ही कोशिश है, ऐसी ही आशा है और इसीलिए ये प्रोग्राम आपके लिए रेगुलरली संचालित किया जा। तो मेरे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गुजरात। कैसे हैं मेरे बच्चों? केम छो? मजा में? तो हम लोगों ने आज तक क्या देख लिया? हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स देख लिया था पिछली क्लासेस में, आपको याद आ रहा होगा। और फंडामेंटल राइट्स में भी हम लोग राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम लोग आज तक देख चुके हैं कि बहुत सारे सिस्टम प्रिवेल किए हैं इस दुनिया में और हम फाइनली आज डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जिसका फंडामेंटल एक्सपेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो सब कुछ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो बेसिक सुप्रीम सैक्रोसेंट लॉ है जिसके आधार पर कोई देश काम करता है। याद आ रहा है ना, बहुत लंबी चौड़ी बात की थी हमने। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, अदर बॉडीज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सब कुछ, चुनाव प्रक्रिया, जो कुछ भी लिखा जाता है वो संविधान के अंदर ही लिखा जाता है मेरे दोस्तों। और प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात तो हम कर ही चुके हैं जिसमें हम लोगों ने देखना चालू किया था कि व्यक्ति और राज्य का संबंध कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और इसको आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी कि भाई राइट्स होते हैं हर एक आदमी को। और याद आ रहा है, लीगल राइट, एथिकल राइट, नेचुरल राइट और ऐसे हमारे डिमांड और क्लेम जो सीधा का सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? बताओ। फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट सुप्रीम सैक्रोसेंट लॉ इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनको किसी ऑर्डिनरी स्टैट्यूट में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, सीधा संविधान में लिख दिया जाता है कि ये बेसिक मिनिमम फ्रीडम तो एक व्यक्ति को मिलेंगी ही मिलेंगी। और इसका प्रोटेक्टर और गारंटर के रूप में किसको बनाया जाता है? याद आ रहा है? जी हाँ, प्रोटेक्टर और गारंटर के रूप में राइट साइड न्यायपालिका। कि अगर आपकी कोई इक्वालिटी का, फ्रीडम का, रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम का कोई हनन करता है, इफ समबडी इज एब्रोगेजिंग योर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, and there is a forced labor, and for minority they have a special right. If somebody, any institution or anybody is hampering your fundamental right, then you can sue them, you can take them
इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप सीधा का सीधा उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत दिया जा सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी लॉज और फंडामेंटल लॉज में जो बेसिक डिफरेंस है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो बेसिक डिफरेंस किस चीज का है? वो बेसिक डिफरेंस है कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम सैक्रोसेंट लॉ होते हैं, जिसको किसी देश के संविधान में सीधा का सीधा लिख दिया जाता है, और वो किसी देश की अंदर रहने वाले नागरिकों को मानवीय जीवन, गरिमामय जीवन, डिग्निफाइड लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। अदरवाइज देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन अ इंडिविजुअल एंड अ एनिमल। तो जो राइट्स जिसको मिल जाएं वही तो नागरिक है मेरे बच्चों। तो एक व्यक्ति की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए राइट्स बहुत जरूरी होते हैं, और उसमें भी जो सबसे अच्छे राइट्स हमको लगे वो सबसे पहले अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स के रूप में, और फिर उसके बाद सभी देशों के संविधानों में उनको लिखा गया। और आप ये पाएंगे कि इंडिया ने भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है, और वो लिस्ट क्या है मेरे बच्चों, देख लेते हैं। आप लोगों ने एक बार देखा है तो राइट टू इक्वालिटी, ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है ना? आरक्षण की डिबेट हमने पढ़ी थी, सोशल जस्टिस की डिबेट हमने पढ़ी थी। हमने ये सीखा था कि SC ST को कहां कहां आरक्षण मिलता है, कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? कुछ नोट्स किया है आपने? बिल्कुल याद आ रहा होगा। कहाँ मिलती है SC को? सब जगह मिलती है सर। उनको स्कूल एजुकेशन में मिलती है, उनको मिलती है लेजिस्लेचर में, मिलती है कि नहीं? यस। और उनको मिलती है गवर्नमेंट जॉब में। तो राइट टू इक्वालिटी है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, और फिर उनको एजुकेशनल सभी लोगों के लिए बराबर है। लेकिन जो समाज के तबके इसमें पीछे रह गए, उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए काफी चीजें की गई। चलिए अभी इसको हम देखेंगे। अभी हम पूरे को एक बार मैं आपको होलिस्टिकली बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स में कितने राइट्स हैं। थोड़ा सा हम लोगों को अपनी चीजों को रिवाइज करते चलना चाहिए। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, और आखिरी में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम सब लोगों को समानता है, हम सब लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, हम सब लोगों को शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हम सब लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके अलावा हमें, अगर कोई माइनॉरिटी है भारत में, जो मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था कि भाषा और धार्मिक माइनॉरिटी हमारे यहाँ पाई जाती है, कि वी हैव द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री। बहुत आगे वाले लेक्चरों में मैं आपसे एक बहुत डिटेल चर्चा इसके बारे में करना चाहूंगा। अभी तो हम आर्टिकल 14-15 तक ही पहुंचे थे एक क्लास में, पर ये आर्टिकल 32 तक आपको जाना है। तो बहुत सारी कक्षाएं होंगी फंडामेंटल राइट्स में। और जो इस समय भी जो चैलेंज चल रहे हैं फंडामेंटल राइट को लेके, न्यायपालिका और जुडिशरी टाइम टू टाइम enlarge the domain of fundamental right. They have now embedded the right to marriage, right to privacy, and there is a debate going on the homosexuality issue. उसको हम देखेंगे धीरे धीरे अपने लेक्चरों में बात करते हुए। तो बेसिकली आप ये 6 तरह के अधिकार कभी भूलिएगा मत। पीटी में, यूपीएससी में इस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, right against exploitation, right to religion, cultural and educational right, and right to constitutional right. समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा को लेकर अधिकार, और संवैधानिक उपचार। ठीक है, इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। कहाँ कहाँ दिए हुए हैं? पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने बात की थी। वी हैव डिस्कस्ड इन लेंथ इन आवर लास्ट लेक्चर कि राइट टू इक्वालिटी इज गिवन अंडर आर्टिकल
14 to 18, घबराएगा नहीं कोई बच्चा। सारे आर्टिकल आपको धीरे धीरे जितनी भी काम की चीजें हैं वो सब आ जाएंगे। आर्टिकल 19 टू 21 स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 22 टू 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 25 टू 28 राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन आर्टिकल 29 और 30 कल्चरल। आगे और राइट्स भी देखें। तो भाई हमारे संविधान में जब हमारा संविधान बना तो एक डिबेट, उस डिबेट को हमें अभी पढ़ेंगे, पर पहले हम समता के अधिकार के कानून को जान लेते, फिर इस डिबेट को आज कर लेंगे। तो हमने सिखाया था आपको मेरे बच्चों, याद आ रहा है कुछ, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर एक व्यक्ति बराबर है। क्या ये आप चीज सीख चुके हैं? हाँ, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। अब जाकर कानून के सामने अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर देता है तो उसको समान सजा मिलेगी। इसके अंदर और भी प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी चलती है, पर जब आप उस स्थिति में आ जाएंगे, पूरा बेसिक समझ जाएंगे, तो उसके बारे में भी मैं इन डिटेल आपसे चर्चा करूंगा, कोई घबराने की बात नहीं। तो भाई कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, इसके बारे में हमने इन डेप्थ चर्चा की थी कि कोई अमीर हो, गरीब हो, नेता हो, अभिनेता हो या एक आम आदमी, अगर वो कोई जुर्म करता है तो उसको एक जैसी सजा मिलेगी। इसके अंदर और भी वेरिएशन है, वो वेरिएशन मैं अभी नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आपको बेसिक से थोरो कर रहा हूं। वंस यू आर थोरो विद योर बेसिक, देन इन टाइम्स टू कम वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। उसके अलावा हमने देखा था डॉग्स एंड मैन्स आर नॉट अलाउड, तो ब्रिटिशरों का ये नारा था। उससे पहले भी हमारे यहाँ तथा कथित दलित जाति हैं जिनको सार्वजनिक स्थानों पर मनाही थी। अंबेडकर का उदाहरण हमने पिछली कक्षा में लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनको स्कूल में पीछे बैठने के लिए कहा जाता था, उनको भोजन नहीं कर पाते थे वो एक साधारण आम अन्य जातियों के नागरिकों के साथ। So far so, when he returned after getting a economics degree from abroad, तब भी उनके जूनियरों ने उनके लिए मटका अलग कर दिया था। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने इस प्रथा को हटाने के लिए एक आर्टिकल लिखा जिसको कहते हैं आर्टिकल 15। हमने डिस्कस किया था कि भाई तालाबों, नहरों, पार्कों, यानी इन शॉर्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट इन पब्लिक प्लेसेस all the citizen are entitled to use facilities of public area, public domain। तो भाई राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 15 कहता है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थान है, अब ये पब्लिक प्लेस आप देखेंगे, सरकारी पार्क होना चाहिए, सरकारी अस्पताल होना चाहिए, सरकारी स्कूल होना चाहिए, प्राइवेट प्लेस नहीं, जो सार्वजनिक स्थान है, द प्लेसेस विच आर पब्लिक, सड़क, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सेक्टर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, उसमें किसी को आप रोक नहीं सकते, आप किसी की कास्ट नहीं पूछ सकते, रिलीजन नहीं पूछ सकते, जेंडर नहीं पूछ सकते, all can consume and having equal entitlement। तो कुछ चीजें लिखी गई हैं और कुछ चीजें समय समय पर बताई जाती हैं, जिसमें पॉन्ड, कैनाल, पार्क्स आदि शामिल है। पॉन्ड्स, कैनाल, पार्क आदि शामिल है। तो इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी मेरे बच्चों। यस और नो? यस, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहां तक। फिर हमने देखा था राइट टू इक्वालिटी
इन गवर्नमेंट जॉब इन पब्लिक अफेयर, कि भाई सरकारी नौकरियों में हर एक आदमी, चाहे वो किसी भी रिलीजन, सेक्स और कास्ट का है, ये कोई नहीं कहेगा कि भाई आप यूनक हो, आप होमोसेक्सुअल हो, हम आपको जॉब नहीं देंगे। नो, आप लेडीज हो, हम आपको जॉब नहीं देंगे। नो, आप एससी हो, आप एसटी हो, हम आपको जॉब नहीं देंगे। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। वी ऑल हैव द सेम इंटाइटलमेंट। जो भी कंपटीशन देगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो ये सरकारी नौकरी में आप ये याद रखिएगा, रिलीजन, सेक्स, कास्ट के बेस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी। इसी में हमने डिस्कस किया था नेचुरल इनइक्वालिटी क्या होती है, कि भाई जो प्रकृति की देन है, विच इज क्रिएटेड बाय नेचर, वी कॉल इट एज अ नेचुरल इनइक्वालिटी। लेकिन कुछ सोशल इनइक्वालिटी जिसके कारण आदमी फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस को पा नहीं पा रहा है। देयर इज अ ह्यूज सोशल डिस्क्रिमिनेशन among the society. There is huge social anomaly or social inequality spreading day by day in our society, कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो भाई राजा का लड़का तो राजा बन जाएगा, और हाँ, राजा का लड़का तो राजा बन जाएगा, लेकिन जो आदमी रह रहा है वो उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, सब इस दौड़ में पीछे छूट जाएंगे, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए मेरे बच्चों अच्छा नहीं है। इट इज नॉट गुड फॉर एनी डेमोक्रेसी। और इसीलिए फिर सोशल जस्टिस का टूल आया, कि जो सोशल इनइक्वालिटी या पिछड़े हुए लोग हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था, एससी हैं, एसटी हैं, जो किसी भी तरह पिछड़ गए हैं, उनको बराबरी पर लाना है। इसीलिए उनको अल्पकाल में कुछ मदद देने का प्रोविजन है। वी हैव सम प्रोविजन सो दैट दे आर ऑन द इक्वल फुटिंग। तो इसीलिए सबसे पहले एससी, जिसको मैंने आपको बताया था तथाकथित अनुसूचित जाति, को लेजिस्लेचर में यानी विधायिका में, मैंने आपको बताया था शिक्षा में यानी एजुकेशन सेक्टर में, और गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दिया गया। एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, जनजाति का मतलब होता है मेरे बच्चों, जो ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनका समाज की मुख्य धारा से कटाव होता है, यूनिक संस्कृति होता है, एजुकेशन कम होता है, और दूर दुर्गम स्थलों पर रहते हैं। दे आर रिजाइडिंग इन फार फलंग फॉरेस्ट एरिया, देयर कल्चर इज डिफरेंट एंड दे आर कट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम of society. They need special attention for some time so that their social inclusion can be done. तो उनको भी मदद की जरूरत होती है, और इसीलिए आरक्षण का टूल प्रोवाइड किया गया, रिजर्वेशन का टूल प्रोवाइड किया गया। याद आ रहा है यहां तक? यस। हमने देखा था आरक्षण में सबसे पहले एससी एसटी आरक्षण था, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया, राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, जो लायक होगा उसको एजुकेशन सेक्टर में भी, और उसको शिक्षा के क्षेत्र में भी आरक्षण मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या स्लाइड लिखी है आपके लिए, कि राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, जो लायक होगा वो राजा बनेगा, जो लायक होगा वो राजा मिलेगा। तो कैसे बनेगा गरीब का बच्चा? अरे भाई, अगर एससी हो तो आपके लिए रिजर्वेशन है, एसटी हो तो आपके लिए रिजर्वेशन है,
और इस तरह सोशल इंक्लूजन में कि जिनको कभी गांव से बाहर रखा जाता था, चारपाई पर नहीं बैठाया जाता था, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, आज वो भी SC ST भी स्वामी से दास बन चुका है, दास से स्वामी बन चुका है। फ्रॉम द लोअर स्टाटा ऑफ द सोसाइटी वो ऊपर आ चुके हैं और वो आज बराबरी की हैसियत में नौकरियों में है, एजुकेशन में है। और यहां तक SC ST की बात करें तो लेजिस्लेचर में भी उनकी सशक्त आवाज है, जैसे कि रविदास मंदिर को तोड़ने पर दिल्ली में देखा गया कि पूरी SC कम्युनिटी एक हो गई। तो इट इज अ वंडरफुल टूल, रिजर्वेशन इज अ वंडरफुल टूल ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल इंक्लूजन। लेकिन इसके बाद एक बात उठी थी कि भाई कुछ जातियां और हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यादव कम्युनिटी, याद आ रहा है, यादव कम्युनिटी, गुर्जर, जिनको जो कि एजुकेशनली और सोशली पिछड़े। तो आरक्षण का एक दो ही आधार है मेरे बच्चों, कि ऐसी जातियां जो सामाजिक रूप से, सोशली, यहां मैं लिखकर बताता हूं, ऐसी जातियां जो सोशली यानी सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, या फिर एजुकेशनली पिछड़ी हुई हैं, एजुकेशनली पिछड़ी हुई हैं, एजुकेशनली पिछड़ी हुई हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उनको कुछ समय के लिए मदद दी जाए ताकि उनका सोशल इंक्लूजन हो जाए। पर SC ST के अलावा भी कोई जातियां हैं, तो बंडल कमीशन बना और उसने अन्य पिछड़ा जातियों के लिए भी नौकरियों में, याद रखना मेरे वर्ड अब मार्क करना आप, तभी आप एक अच्छे तरीके से चीजों को सीख और समझ पाएंगे। क्या मैं बताने जा रहा हूं कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उन जातियों की सूची बनाई गई, उनके लिए बंडल कमीशन बनाया गया। उसने अन्य पिछड़ा साथी, जिसको आप OBC कहते हैं, उसके लिए आरक्षण की बात आई, अन्य पिछड़ा जाति या इन शॉर्ट अदर बैकवर्ड स्लैश OBC। तो भाई इनको आरक्षण देना पड़ेगा तो संविधान में लिखना पड़ेगा। तो हमारी जो सरकार थी 1990 की, VP सिंह सरकार, इन्होंने जो सुविधा 3 क्षेत्र में, लेजिस्लेचर में, एजुकेशन में और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में मिली हुई थी, वो व्यवस्था के 2 भाग, कि भाई विधायिका में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा अगर आप अन्य पिछड़ा जाति हो, लेकिन आप सामाजिक रूप से पिछड़े हुए तो किसमें, नौकरियों में, और एजुकेशनली पिछड़े हुए तो आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट स्टूडेंट में आरक्षण मिलेगा। और इसी का फायदा उठाकर नरसिम्हा राव जी ने भी बोला कि भाई जनरल कैटेगरी की क्या गलती है, जनरल कैटेगरी की क्या गलती है। तो इन्होंने बंडल कमीशन से आगे बढ़ते हुए 10% आरक्षण सामान्य जो जातियां जिनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ था, पर आर्थिक आधार पर तो वो पिछड़े हैं, आर्थिक आधार पर तो पिछड़े हैं, तो उन्होंने भी 10% का आरक्षण, इसको EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसको भी मेरे बच्चों दे दिया कि जो भी गरीब है, जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई गरीब है तो उसको शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा, उसको शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात इसमें नजर नहीं आती है। तो भाई पहली कोशिश नरसिम्हा राव, कोशिश फेल, क्योंकि इंदिरा साहनी केस हुआ, बड़ा फेमस केस है, UPSC में बार बार पूछा जाता है, PT और मेंस में, इसको आप याद करके रखेंगे, इसको आप याद करके रखेंगे इस केस को। यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और ये EWS वाले को हटा दिया और सरकार ने बोला
न्यायपालिका ने ये बोला मेरे बच्चों कि 50% तक ही आरक्षण किसी भी शैक्षणिक संस्थान, यू कैन प्रोवाइड द मैक्सिमम लिमिटेड, देयर आर सम एक्सेप्शंस, Tamil Nadu is one of them, but in general thumb rule is that the reservation should not be beyond 50% ceiling, so that the general class is also accommodated in the सर्विस एंड द एजुकेशन सेक्टर। तो भाई इसका किया, सबसे पहले ध्यान दो, इसको हटाया, काटो 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 काटो, नरसिम्हा राव का ये प्रपोजल फेल हो गया। तो आप प्रपोजल क्या बना, एसटी के लिए बना 7.5%, एससी के लिए बना 15% और ओबीसी के लिए बना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कितना बना 27%। और इंदिरा साहनीवाद में ये 50% की लिमिट। और जो अब आप देख रहे हैं जो इस साल रिजर्वेशन दिया गया है वो दोबारा इसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया है और जिसको पास किया आदरणीय श्री मोटा भाई नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और ये केस अब दोबारा से जाएगा। अब आओ, तो भाई 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या रिजर्वेशन का फायदा भारत को हुआ है या नहीं। इंटरव्यू देने जब आप जाएंगे तो फायदा पूछेंगे आपसे, नुकसान पूछेंगे आपसे, तो आपका क्या मत रहना होगा। वैसे तो आप बहुत सारी पब्लिक डिबेट सुनते ही हैं, न्यूज देखते ही हैं, पर मैं आज आपको एक नया एंगल धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा। अब आओ, तो अब तक आपने ये सीखा कि आरक्षण की व्यवस्था इंदिरा कहानी केस तक यहां तक थी। एससी एसटी ओबीसी जर्नल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, इसको अब मोदी जी ने बढ़ाया है, पर उससे पहले के कुछ सवालों को हम करके देखते हैं, समझ के देखते हैं, तभी हमारी समझ विकसित हो पाए। तो आपने देखा कि भाई बंडल कमीशन आने के बाद रिजर्वेशन 1990 तक हो गया था एससी एसटी ओबीसी के लिए, और नरसिम्हा राव ने कोशिश की थी 1991 में कि भाई अगड़ी जातियों को भी, जो पिछड़ी जातियां नहीं हैं, जिनका मान सम्मान काफी ज्यादा है सोसाइटी में पर वो आर्थिक रूप से पिछड़ गई हैं, उनको आरक्षण देने की बात की थी, जिसको इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने खारिज कर दिया था। जब ये खारिज हुआ मेरे बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, जब ये खारिज हुआ तो बात उठती है कि भाई आप स्वतंत्रता पश्चात, आफ्टर आवर इंडिपेंडेंट, यू आर गिविंग रिजर्वेशन टू एससी एंड एसटी, पर क्या उनका कोई फायदा हुआ है। तो इसके एनालिसिस कैसे करेंगे, तो मैं एक बहुत ब्रॉड एनालिसिस तो नहीं, बट जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक एनालिसिस आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, डू अ एनालिसिस ऑफ एसटी एससी ओबीसी रिजर्वेशन, व्हाट आर द प्रो एंड कॉन्स ऑफ एसटी एससी रिजर्वेशन, तो व्हाट शुड बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो भाई आप देखते हैं देयर इज अ politic hovering around रिजर्वेशन। आप देखते हैं कि रिजर्वेशन पर वोट बैंक की राजनीति हावी रही है, तो इसीलिए एक एनालिसिस करने की जरूरत है। तो आप क्या देंगे कि भाई रिजर्वेशन से क्या फायदा हुआ। बिल्कुल फायदा हुआ कि एससी एसटी का जो पार्टिसिपेशन है कहीं भी नहीं था, कम शिक्षित थे, दे वर लेस एजुकेटेड, हैविंग लो इकोनॉमिक इनकम, हैंडफुल ऑफ पीपल वर देयर इन द गवर्नमेंट जॉब। तो उससे क्या हुआ भाई, उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा,
एजुकेशन का स्तर बढ़ा और लेजिस्लेचर में जाने से, संसद में जाने से वो अपने लिए कानून खुद बनाने लगे। व्हेन दे वर देयर इन दी पार्लियामेंट, वो अपने लिए कानून, पहले कानून कौन बनाता था 1950 के लिए? जो लोग पार्लियामेंट में जाते थे। लेकिन अब वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आप एक एडिशन किसको करेंगे? वुमेन को। वुमेन को भी रिजर्वेशन मिला, वुमेन को भी रिजर्वेशन बता। पिछली क्लास में हमने बात की थी, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि नहीं, कि मेट्रो में रिजर्वेशन दिया गया, पंचायतों में रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को, पंचायतों में भी मेरे बच्चों रिजर्वेशन है। वुमेन आर ऑल्सो हैविंग रिजर्वेशन इन पंचायत। तो क्या हुआ? जेंडर जस्टिस। जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस मतलब, जेंडर जस्टिस मतलब लैंगिक न्याय। पहले वो घर के अंदर के कामों के लिए उचित मानी जाती थी, लेकिन जब उनको बाहर निकाला गया, वो इलेक्शन लड़ी, तो आज वो भी मर्द से आंखों में आंखें डालकर देख रही हैं। वो भी काम निकालने के लिए उच्च से उच्च अधिकारी को डांट देती हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन है। एक औरत जो कभी आंख से आंख मिलाकर देखी नहीं, अपने पति के अलावा किसी और से बात की ही नहीं, लेकिन इस रिजर्वेशन ने ऐसा टूल दिया कि वो घर से बाहर निकली, एक बाहर निकली तो रिजर्वेशन जैसे ही पंचायत में मिला तो क्या हुआ होगा? जब रिजर्वेशन पंचायतों में मिला तो कोई आदमी जो सोशल ईवल कर रहा था अपनी बेटी या पत्नी के साथ, तो उनमें से कुछ पत्नियों को जब टिकट मिला, जब टिकट मिला तो वो निकली, क्या निकली? प्रोसेशन लेके निकली कि हमारी नेता कैसी हो, फलानी महिला जैसी हो, हमारी नेता कैसी हो, फलानी महिला जैसी हो। तो एक, दो, चार, पांच, 10 औरतें गांव में पंचायत में खड़ी हुई, लेकिन गांव में जो आबादी 2-2.5 हजार है और जिसमें 1000 महिलाएं, 1500 महिलाएं हैं, उन्होंने देखा ये औरतें क्या कर रही हैं। वो खुद शिकार थी पर्दा प्रथा की, कम शिक्षा की, और कभी भी पति से अपने संपत्ति के अधिकार ना मांगना, घरेलू हिंसा का शिकार रहना, आर्थिक क्रियाओं में भाग ना लेना। तो शी वॉज subjugated, discriminated in term of property rights. She does not having any economical activities, and there is a patriarchy going on in the villages. But when this provision of panchayat has been done by our policy maker, so what was the result of that? The result was very simple and awesome. जब एक महिला घर के बाहर निकलती है, लड़ती तो 5-7 महिलाएं ही हैं मेरे बच्चों इलेक्शन, लेकिन जैसे ही वो लड़ती हैं तो वो शामिल किसको करती हैं अपने प्रोसेशन में? वोट मांगने में महिलाओं को ही तो शामिल करती हैं। फिर जो पॉलिसी की बात करती हैं कि हम क्या करेंगे, महिलाओं की आवाज सुनेंगे, विधवा को पेंशन दिलाएंगे, घरेलू हिंसा नहीं होने देंगे। तो जब ऐसी प्रोसेशन लेके निकलता है तो गांव में जो एक असाधारण महिला है, जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको रिजर्वेशन के फायदे गिनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बहुत कम फायदे देख पाते होंगे डिबेट के अंदर, और जब आप आईएएस का इंटरव्यू देने जाएंगे तो यही फायदे आपको बहुत नंबर दिलाएंगे। तो जरा ध्यान से सुनिए, एकदम गौर करके लिखते रहिए, नोट बनाते रहिए। तो जब वो बाहर निकली कुछ महिलाओं का समूह, और उन्होंने अपना वोट मांगने के लिए कि वोट मिलेगा, हमारी नेता कैसी हो, फलानी महिला जैसी। तो एक अशिक्षित महिला पूछती है अपने पति से कि पति देव, ये क्या हो रहा है? ये कौन है महिला जो अपने घर से निकलकर चिल्ला रही है, और कौन ये महिलाएं जो इसका साथ दे रही है, क्या कर रही है?
तो उसका पति कहता है कुछ नहीं कर रही, लेकिन धीरे 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 वो जब उनको देखती है कि ये तो अपने मांगे उठा रही हैं, तो 2-3 महिला, 4 महिला, 7 महिला इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन बाकी महिला उनको देखती हैं, प्रेरणा पाती हैं, और जब कोई महिला जीत जाती है और वो काम करने लगती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भागने लगती है, दूसरे पुरुषों को डांटने लगती है अगर कोई उच्च अधिकारी काम सही से नहीं कर रहा है, तो उनके अंदर भी ऐसी प्रेरणा आती है कि वी आर नॉट सेकेंडरी टू द मैन, हमें भी मौका मिले तो हम भी महिलाएं पुरुषों के बराबर कर सकती हैं, उनका कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सकती है। तो यानी इलेक्शन इन द एंड will be won by a single candidate, but the whole process is such that the motivation and the enthusiasm of all the women in that particular village will be increased many fold. तो कई कई गुना उनका उत्साह, प्रोत्साहन और पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता को फेस करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। तो देखिए, पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को आप छोटा समझते होंगे, पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाल लालियों, हरे पीले नीले बच्चों, आपको आज समझ में आ रहा होगा कि आदमी की भावना को आगे निकालने के लिए कितना सशक्त माध्यम है ये आरक्षण। ऐसे ही एससी की बात करें, एसटी की बात करें, जिन्हें गांव में कभी बैठने नहीं दिया गया, वो आज जब इलेक्शन जीत जाता है अपने एरिया से, तो एक सामान्य अन्य जात के व्यक्ति को उसके यहाँ जाना पड़ता है, उसको अपनी शादी में बुलाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि रिजर्वेशन इज अ टूल ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल इंक्लूजन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि आरक्षण से आपने उस आदमी को इतना सशक्त बना दिया कि जो उसके साथ छुआछूत हो रहा था, जो उसके साथ भेदभाव हो रहा था, वो भेदभाव अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब जो लोग उसको बहिष्कृत कर रहे थे, वो खुद उसमें शामिल होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको नोट करिएगा, समझिएगा, इसका आनंद लीजिएगा, और इसको आप जब आगे जाएंगे तो प्रमोट करेंगे। अब आओ, ऐसे ही जनजातीय इलाकों में जो ये जंगलों में लोग रहते हैं, एसटी लोग जो रहते हैं, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चरों में इन डिटेल चर्चा करेंगे। पर यहाँ इतना सीखो, जो एसटी लोग हैं, इनको अंडमान निकोबार, अपना नॉर्थ ईस्ट इलाकों में पंचायतों में विशेष सुविधाएं दी हुई हैं। इनको तो या आप बात करेंगे आगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल्चरल राइट भी दे रखे हैं, दंड देने की शक्ति भी दे रखी है, तो जिससे इनकी संस्कृति बनी रही। और सबसे एंड में सोशल इंक्लूजन हुआ, देश की एकता और अखंडता बची रही। पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, हम मैनेज नहीं कर पाए थे वो रिजर्वेशन, लेकिन ऐसा देखा गया है कि एससी एसटी वुमेन को जो ये रिजर्वेशन मिला, ओबीसी को आरक्षण मिला, इससे जो हमारी लोअर स्ट्राटा की सोसाइटी थी उसमें काफी लाभ मिला है। तो आशा करता हूं पॉजिटिव ऑफ रिजर्वेशन आपको अच्छे तरीके से होलिस्टिकली समझ में आ गए होंगे। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये चीजें आपकी और क्लियर होती जाएंगी। अब आओ, लेकिन इसकी नेगेटिविटी भी हुई। नेगेटिविटी क्या हुई? नेगेटिविटी बहुत तकड़ी हुई मेरे बच्चों। एक आंधी तूफान रिजर्वेशन हमारे यहाँ ले आया, जिसको आज भी कोई भी सरकार, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस आग से खेलना नहीं चाहती। वो आग क्या है, इस आग को आज समझो। आने वाले लेक्चरों में इस आग पर हम और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। आग क्या है, आग दिखाता हूं आपको, और तभी तो आपको जो ये 2020 का रिजर्वेशन है ये समझ में आएगा। हुआ क्या मेरे बच्चों, आओ।
अभी तक हमने देखा कि नरसिम्हा राव सरकार के टाइम ओबीसी को आरक्षण मिल चुका था, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिल चुका था। एससी एसटी ओबीसी को प्लस जब पंचायतों के लिए हम लोगों ने प्रोविजन किए, तब उसके अंदर महिलाओं को भी पंचायतों में रिजर्वेशन मिल गया। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? गांव में एक ऐसा वर्ग था, मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनना, गांव में एक ऐसा वर्ग था जिसके पास खेती थी, जमीन थी, पढ़े लिखे थे और उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ था। देयर वॉज नो सोशल एक्सक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर community. That community was empowered socially and educationally from many centuries. जिसमें मराठा है, जाट है, राजस्थान की बात करें तो कौन है, राजस्थान की बात करें तो गुज्जर है, पाटीदार है, कापू समुदाय है। अब इन सोसाइटियों में हुआ क्या? अब आपने देखा कि रिजर्वेशन में एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, एजुकेशनली इनकी हालत सुधरी, दे इनहेंस देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, पढ़ने लिखने लगे, गवर्नमेंट जॉब में आ गए, फायदा उठाया रिजर्वेशन। पर दूसरी तरफ ये देखा गया जो प्रॉस्परस कास्टें थी, ये कास्टें मराठा, जाट, जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड काफी ज्यादा था और इनका सोशल एक्सक्लूजन, मैं कोई एक दो कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल पॉइंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटायर इंडिया एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिजर्वेशन। हमको छोटी सोच में रहने की जरूरत नहीं है। हम आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, हम किसी जाति, धर्म, लिंग को आगे प्रमोट नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को समझकर चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, तो भाई एक साइड जो पिछड़ा समाज था वो आगे बढ़ने लगा, गांव में जाकर जिसका कच्चा मकान था उसने बिल्डिंगें बना ली, जो बिल्कुल पढ़ा नहीं था वो पढ़ लिख गया, सरकारी नौकरी में आ गया। वहीं दूसरी तरफ कृषि की आय घटी, एग्रीकल्चर लैंड तो बहुत थी लेकिन लैंड होने के बाद उसमें प्रोड्यूस बढ़ा, लेकिन जनसंख्या के बाद लैंडे कम होती चली गई और एग्रीकल्चर इनकम भी कम होती चली गई। तो इन लोगों में एक डिससेटिस्फेक्शन आ गया, क्या कि हम जमींदार थे, हमारे पास लैंड बैंक थी, हम जमींदार थे, हमारे पास लैंड बैंक थी, लेकिन अब हम लोग अपना भरण पोषण भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो जातियां जिनके पास लैंड बैंक भी कम थी या नहीं थी, उनकी स्थिति काफी बढ़िया नजर आती है। जब उनकी स्थिति काफी बढ़िया नजर आती है, ये क्यों हुई है? रिजर्वेशन से हुई। तो इन्होंने भी, जो जातियों का सोशल एक्सक्लूजन नहीं हुआ था, इन्होंने कहना चालू किया कि भाई देखो वो लोग ऊपर उठ गए, उनकी इनकम बढ़ गई, हमें भी आरक्षण दो। और पूरी भारत में पिछले 30 साल में आरक्षण सामान्य जातियों के लिए भी मांगा जाने लगा, ऐसी जातियों के लिए जो सचमुच में बहुत विकसित थी, सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ था, लेकिन आर्थिक रूप से निरंतर पिछड़ती चली आ रही थी। तो जाट आरक्षण, मराठा आरक्षण, कापू आरक्षण समय समय पर देखने को मिले और पार्टियों ने कहा कि हाँ, हम अगर सत्ता में आ गए तो तुमको रिजर्वेशन देंगे। उन्होंने 50% की सीलिंग नहीं देखी जो इंदिरा साहनी केस में लगाई गई थी, पर सबने वादे किए और वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स हुई। अब आओ, ये कई जगह इन्होंने हिंसक रूप लिया,
कई जगह पटड़ियां उठाई गई, उखाड़ी गई, रेलें रोकी गई, यहां तक कि सार्वजनिक संपत्ति को भी ध्वस्त किया गया। अब क्योंकि इसमें राजनीति बहुत होती है, तो इसको कैसे डील किया जाए? क्या भाई सामान्य वर्ग को भी, मैंने आपको पिछली बार एक पिक्चर बताई थी अमिताभ बच्चन की, देखने के लिए बोला था, आशा करता हूं वो आपने देखी होगी। देखी है तो बढ़िया है, वरना जरूर देख लीजिएगा। तो मैं यहां जो पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। तो भाई सरकार ने एनालाइज किया कि ये जातें बढ़िया हैं, क्या सचमुच में पिछड़ी हुई हैं, क्या सबको रिजर्वेशन देना सही रहेगा? तो यहां से इसके नेगेटिव आ जाते हैं। क्या नेगेटिव आते हैं कि रिजर्वेशन ने क्या क्या किया। हमारी सोसाइटी में जो जर्नल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन आ गया, असंतोष का भाव आ गया। फिर वोट बैंक का शिकार, तो जो सोसाइटी मांगे उसको नेता खड़े हो जाएं कि हाँ 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 हम आपको देंगे। ऐसा आपके गुजरात में पाटीदार समाज में भी देखा गया। फिर ये देखा गया कि आरक्षण का लाभ तो सबको नहीं मिल रहा है। एससी एसटी ओबीसी में भी जो लोग थोड़े समझदार थे, जिनकी कुछ इनकम थी, उनको ही लाभ मिला। लेकिन जो सचमुच में आज भी गांव में रह रहे हैं, जो पढ़े ही लिखे नहीं है, चाहे वो एससी हैं चाहे वो एसटी हैं, वो आज भी उन्हीं कामों में पाए जाते हैं। जो लोग समझदार हैं दिल्ली में रहते हैं। जाति के अंदर भी कुछ जातियां, जैसे 10 जातियां बताऊं मैं आपको, उसके अंदर भी कुछ ही जातियों को लाभ हुआ। यही ऊपर ऊपर की कुछ जातियां पूरे का पूरा लाभ ले पाई। तो ये है कि विद इन द कम्युनिटी भी लाभ नहीं हुआ, और गवर्नमेंट जॉब में तो सिंक होती जा रही थी। भाई गवर्नमेंट जॉब तो पिछले 1991 के नरसिम्हा राव जी के प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म, ये इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, कम होती चली आ रही थी। तो जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म में कम चली होती आ रही थी, तो किस किस को हम जॉब देंगे? जॉब तो बहुत ही कम होती जा रही। और फिर ये हिंसक घटनाएं हुई, और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग उठने लगी। गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, अब तो प्राइवेट बड़ी छोटी कंपनियों में भी आरक्षण दो। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करें, घबराइए मत, कि कैसे कई गवर्नमेंट ने बात की है वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर अभी एक एक करके, वन स्टेप एट अ टाइम की अप्रोच अपनाते हुए धीरे धीरे हम सीखेंगे, तभी हम अपने कॉन्सेप्ट की पकड़ को अच्छा बना पाएंगे। तो आपने देखा कि नेगेटिविटी आ गई सामान्य वर्ग में, गवर्नमेंट जो चमक रही थी, राजनीति हुई, हिंसा हुई, विद्रोह हुए, उग्र प्रदर्शन हुए, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स इस पर हावी हो गई। ठीक है, तो फिर आगे बढ़कर क्या हुआ? सरकार ने सोचा कि भाई क्या सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दें। अब मैं आज के आरक्षण पर आ रहा हूं मेरे बच्चों, जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 103वां संविधान संशोधन से लाया है, 103वां संशोधन से लाया है। 2019 लेटेस्ट है, यूपीएससी इन सब चीजों को पूछता है, और मैं आपको आर्टिकल से लेके, कॉन्सेप्ट से लेके सारी चीजों को अभी क्लियर करा दूं। तो क्या हुआ, थोड़ा पानी ले लेता हूं। यस, आई नीड टू ड्रिंक सम वाटर, थैंक यू। आप प्रॉपर इसके नोट बनाते चलिएगा, नोट बनाते हुए चलिएगा, तभी आपको लाभ होगा। आइए, तो गवर्नमेंट ने सामान्य वर्ग की बात को देखते हुए कि रिजर्वेशन की आग सब जगह फैल रही है, सब लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, तो क्या हम आर्थिक आधार पर जो लोग अब पिछड़ गए हैं उनको रिजर्वेशन दें? इसके लिए एक एस आर, मेजर जनरल रिटायर एस आर
सिनो की कमेटी बनाई कि भाई जो अगड़ी जातियां हैं जिनका कोई SC ST OBC की तरह शिक्षा में पिछड़ी हुई नहीं थी, सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ था, क्या देख के हमको ये बताइए, अपनी रिपोर्ट दीजिए कि क्या आपको इनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो एक कमेटी फॉर्म हुई। कमेटी ने क्या पाया, आइए कमेटी के तर्क देखते हैं। कमेटी ने बताया कि भाई आज भी सामान्य वर्ग तो जरूर है, लेकिन उनके अंदर भी गरीबी है। यानी 18% से ज्यादा 18.2% सामान्य वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप, यानी 33 रुपए भी रोज नहीं कमाते हैं। मतलब कहने के लिए अगड़ी राशि है, कहने के लिए अगड़ी राशि है, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत बद से बदतर है। तो क्या आप इनको कोई सोशल जस्टिस नहीं देंगे? क्या सारा जस्टिस SC ST OBC का है? सामान्य वर्ग अगर आर्थिक रूप से पिछड़ गया तो क्या राज्य की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसको वो सोशल प्रोटेक्शन दे, उसको भी आगे बढ़ाए? तो SR समिति का पहला तर्क मेरे बच्चों ये आया कि उन्होंने ये एनालाइज करके बताया कि BPL कैटेगरी में भी, सामान्य वर्ग में भी BPL कैटेगरी है। फिर दूसरा, क्योंकि आरक्षण का लाभ जाति के आधार पर मिल रहा था, लेकिन धार्मिक आधार पर कोई लाभ नहीं था। तो बहुत सारी धार्मिक, मुसलमान लोगों में भी, सिख लोगों में, इन समुदायों में भी कुछ तबका रहता है जिसको आर्थिक सामाजिक रूप से जिसका बहिष्कार हुआ था, जो पिछड़ा था। आपको पता नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ हिंदू सोसाइटी में नहीं है, अक्रॉस सोसाइटीज है। सिखों के अंदर भी, मुस्लिमों के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इसलिए हमने फिर रिजर्वेशन नहीं दिया। तो वो पिछड़ते चले गए, क्योंकि वो धर्म के आधार पर हमने मना कर दिया कि फिर इस तरह की धार्मिक आग लग सकती है। हिस्ट्री में आप ये बात पढ़ेंगे, मैं भी आगे जाके जब इन बातों पर चर्चा करूंगा। तो बोला जी अगर आप रिजर्वेशन दे दोगे तो BPL को लाभ मिल जाएगा। फिर धार्मिक आधार पर जो आरक्षण हमने बंद कर दिया था, अब आरक्षण अगर आप दे दोगे कि जो भी आर्थिक आधार पर पिछड़ा है, whosoever is weak on the part of economics, we will provide them reservation, we will provide them social justice and extra help। ठीक है। फिर वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, कापू, पाटीदार, जाट, गुज्जर, इसको भी मूवमेंटें रुक जाएंगी। तो कहेंगे हम लोग आओ भाई, जो एक सर्टन लिमिट, जो 8 लाख की लिमिट है, कि 8 लाख से जिसकी भी इनकम कम है वो आ जाओ। वो किसी भी समुदाय में हो सकता है, किसी भी कास्ट में हो सकता है, सामान्य वर्ग में भी जिसकी भी आय कम है, आर्थिक रूप से 8 लाख से कम कमाता है, उसको शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। तो एक लिमिट बनी गई, 6 लाख, 8 लाख, इस तरह की एक लिमिट है, और उस लिमिट से जितने भी लोगों को नीचे इनकम है उन सबको लाभ मिल जाएगा। तो जो तुम बात कर रहे थे कि हम पिछड़ गए, वो दूर हो जाएगी। और इसके ऊपर जितनी भी पॉलिटिक्स है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये तो बड़ा अच्छा टूल है कि हाँ, आर्थिक आधार पर भी आप आरक्षण दे देंगे तो समाप्त हो जाएगा। फिर एक प्रीजुडिस है कि जी ये SC को ही लाभ मिलता रहता है, ST को ही लाभ मिलता रहता है, अन्य सोसाइटी को लाभ नहीं मिलता। ये SC ST OBC कोटा वाले होते हैं, इनके अंदर कोई गुण नहीं है। तो अब जो
ये लाभ सबको मिलने की सिफारिश की गई सीनू कमेटी द्वारा, तो अब तो जो भी गरीब है, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको ये लाभ मिलेगा। तो ये जो डॉगमा है, जो ये प्रीजुडाइस है, जो ये पूर्वाग्रह है, ये मिट जाएगा कि जो भी कमजोर है सरकार उसको मदद करना चाहती है और कोई विशेष वर्ग के लिए ऐसा कोई कोटा सिस्टम का प्रावधान नहीं। ठीक है, तो उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें बताई कि भाई इनको दिया जाना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी को ये रिपोर्ट पेश की गई और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नया रिजर्वेशन लेकर आए, 103वां संविधान संशोधन। क्या नाम है मेरे बच्चों? 103वां संविधान संशोधन, जिसके तहत आज 2019 में कोई भी आर्थिक आधार पर पिछड़ा है, इवन इन द यूपीएससी, उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर कोई भी एक सर्टन लिमिट से कम आय कमाता है तो उसको एजुकेशन में लाभ मिलेगा। उसको प्राइवेट नहीं, सरकारी, प्राइवेट में कुछ नहीं मिलता है मेरे बच्चों, जरा ध्यान रखिएगा, उसको सरकारी नौकरियों में लाभ मिलेगा। तो इससे क्या होगा? 103वां संविधान संशोधन, जो इसमें आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) को इंक्लूड किया गया, और जब अब क्या आरक्षण का आधार, अब क्या आरक्षण का आधार जाति है? नहीं, जाति तो है ही, एसटी एससी ओबीसी की जातियां तो हैं, परंतु अब एक नया आधार जोड़ा गया, आर्थिक आधार, कि भारत की 135 करोड़ जनता में जो भी एक सर्टेन लिमिट से कम पैसा कमाता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इस गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि उसको सरकारी नौकरियों में और उसको में शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नया 103वां संविधान संशोधन है वो क्या है, और इससे कैसे समुदायों को, भारत के सभी समुदायों को लाभ मिलेगा। अब इसके एंटी आर्गुमेंट भी हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात भी है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी बात है। बात अब यहां पर यह भी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि क्या आरक्षण पनेशिया है? इज द रिजर्वेशन इज अ पनेशिया टू सॉल्व ऑल आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया और टू प्रोवाइड द सोशल जस्टिस इन इंडिया? और निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिया तो क्या होगा? और क्या आरक्षण देने के लिए इतनी जॉबें भारत में हैं कि सभी लोगों को जॉबें सरकारी मिल जाएंगी आरक्षण देने के बाद? और ये जो नई आरक्षण की लिमिट बनाई गई है, क्या ये आरक्षण की लिमिट में इतनी हायर लिमिट करना नरेंद्र इस सरकार के लिए सही था? और कैसे हमें आरक्षण के अलावा अन्य चीजों पर भी सोचना चाहिए? ये सब प्रश्न हैं, इसको हम अगले सेशन में एनालाइज करेंगे, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन और एनालिसिस ऑफ द रीसेंट रिजर्वेशन गिवन बाय दिस गवर्नमेंट, that is 103 Amendment Act, to provide the reservation for all the community which are economically weaker to have a reservation in education as well as in public employment। इसके बारे में हमको एक विस्तृत चर्चा अगले भाग में करनी होगी, जो कि मैं आपको कराऊंगा। आप नोट्स बनाते चलिएगा, चीजों को देखते हुए, समझते हुए, बार बार इन वीडियो को घुमाते रहिएगा, समझते रहिएगा, और हम आपको हाई क्लास क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको आप ग्रहण कीजिए, ये आपकी यूपीएससी जर्नी को बहुत आगे बढ़ाएगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। ये जीओ और जीआईएस की बहुत अच्छी पहल है, जिसमें कोर आईएएस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। तो मेरे लेक्चर आशा करता हूं आपको पसंद आ रहे हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो जरा एक बार थम्स अप कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी चीज
और अधिक जाननी है तो उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, जिससे हम लोगों को और भी प्रेरणा मिलती रहे। और इसी प्रेरणा से मैं फंडामेंटल राइट्स पर अभी और आने वाले समय में आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। तो आशा करता हूं आज आपको नई नई अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली होंगी, और भविष्य में हम इसी तरह मिलते रहेंगे और आपका मोटिवेशन ट्रेनिंग कराते रहेंगे, जो कि हमारे गुजरात में से कुछ बच्चे निकल कर आए और वो भावी देश के भविष्य के रूप में आगे बढ़ सके। आपको जुड़ने के लिए और मेरी क्लासें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों। आपका जीवन आनंद से भर जाए, सरस्वती माता की कृपा आप पे बनी रहे। आप देश सेवा करने के लिए आगे आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज से ही आप अपने घर में भी सेवा कीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। जब आगे बढ़े तो अपने सास ससुर की सेवा कीजिए, अपने दादी दादा की सेवा कीजिए। और ये जो सेवा, सर्विस टू द नेशन begins from service from the home, service to the elder, service to our brother and sister, father and mother and uncle and auntie and grandfather and grandmother। तो अगर आप कोई भी सेवा, भगवान की भी सेवा करना चाहते हैं तो उस सेवा की शुरुआत माँ बाप से होगी, दादा दादी से होगी, अपने परिवार से होगी। वो करते रहिए, भविष्य में फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। आप नोट्स बनाते रहिएगा, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती माता का नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।